अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वलीद यूसुफ और आप ये वीडियो इल्मा कोचिंग सेंटर पर देख रहे हैं। आज हम आगाज़ करने लगे हैं क्लास 11 फिजिक्स का, जिसमें आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म ऑफ शॉर्ट सेक्शन, इन टर्म ऑफ लॉन्ग सेक्शन। कभी इसमें से कोई हिस्सा शॉर्ट सेक्शन में आ जाता है, कभी डिटेल टॉपिक लॉन्ग सेक्शन में आ जाता है। तो ये बेस करता है मल्टीपल डेरिवेशंस में। अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यू विल बी एंजॉइंग और आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ आएगा। वरना अगर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। बहरहाल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको कुछ पुरानी चीजें रिमाइंड करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया हुआ है जहां पर आपको एक एक्स एक्सिस नजर आ रहा है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर है, एक वाई एक्सिस नजर आ रहा है जो वर्टिकल डायरेक्शन पर है, और आप फर्स्ट ईयर में एक और एक्सिस भी पढ़ोगे विच इज सेड टू बी जेड एक्सिस। बताता हूं इसके बारे में भी थोड़ा बहुत फिलहाल। देखिए जनाब, अगर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस जानिब थ्रो कर रहा हूं, फेंक रहा हूं, तो ये जो मोशन होती है ना, ये एक्स एक्सिस पर हो रही है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस जानिब फेंक रहा हूं, ये जो मोशन होती है ये वाई एक्सिस पर होती है। और अगर इसी के परपेंडिकुलर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस जानिब यानी कि कैमरे की तरफ यानी कि आपकी तरफ फेंकूं, तो ये मोशन जो है ना जेड एक्सिस पर होती है। इट मींस दैट ये जो जेड एक्सिस है ना, ये बाहर की तरफ निकल रहा है। बहरहाल फिलहाल ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। आज हम टू डायमेंशंस की ही बात करेंगे क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। तो पहले तो एक बात समझते हैं। एज्यूम कर लो कि आपके पास एक बॉल है और आप इसको सामने की तरफ थ्रो करते हैं। तो वो बॉल जो है ना, लेट अस अज्यूम कि ये बॉल यहाँ पर रखी हुई है, प्लेस हुई है। आपने इसको किक किया और ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, विच इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो एक्स एक्सिस पर आपको हरकत करती हुई बॉल नजर आ रही है। तो जनाब आप इस मोशन को कहते हो मोशन इन वन डायमेंशन। ये जो मोशन है ना, ये वन डायमेंशन वाली मोशन है। इसी तरह अब मैं बॉल को आगे नहीं बल्कि मैं इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। अब मुझे बॉल इस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। मैं अगेन कहूंगा कि अब की बार बॉल जो है ना वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। दोबारा से ये मोशन यानी कि हरकत है वन डायमेंशन में क्योंकि वाई एक्सिस कवर किया। इससे पहले मैंने बॉल को आगे की तरफ फेंका था, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया था, तो वो भी मोशन इन वन डायमेंशन थी। ये भी मोशन इन वन डायमेंशन है। अगर मैं बाहर की तरफ किसी चीज को फेंकूं जेड एक्सिस पर, तो वो भी मोशन इन वन डायमेंशन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर मैं किसी चीज को आगे थ्रो कर रहा हूं मोशन इन वन डायमेंशन, मैं किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं मोशन इन वन डायमेंशन, मैं किसी चीज को आगे फेंक रहा हूं तो मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन जब मैं एक ऑब्जेक्ट को जब मैं एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन एंगल पर हिट करता हूं, एज्यूम कर लो कि ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, और यहां पर वो ऑब्जेक्ट, वो बॉल प्लेस्ड है, और मैं इस बॉल को अब की बार किक करने वाला हूं, लेकिन ऐसे नहीं। मैं इसको फेंकने वाला हूं लेकिन ऐसे नहीं। मैं इसको एक एक्सिस में थ्रो नहीं करने वाला, मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को एक सर्टेन एंगल पर किक करूंगा। एज्यूम कर लो कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को इस एंगल पर किक किया। मैंने इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को लात मारी ऐसे। अब जब मैंने इस बॉल को किक किया तो यहां पर मुझे एक चीज नजर आएगी कि बॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है क्योंकि बॉल आगे की तरफ जा रहा है। बॉल वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो एक ही वक्त में एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, इस मोशन को हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक ही वक्त में एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भी जाए और हाइट भी कवर करे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करे और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करे। इस मोशन को हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस। इससे पहले हमने एग्जांपल पढ़ी कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन है, अगर एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन है। लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इस तरह हिट करो कि वो एक सर्टेन एंगल पर हिट होने के बाद डिस्टेंस भी कवर कर रहा हो हॉरिजॉन्टल और हाइट भी कवर कर रहा हो, इस मोशन को हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस। आई एम रिपीटिंग अगेन,
एक ऑब्जेक्ट दो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा हो, आगे की तरफ भी जा रहा हो और हाइट भी कवर कर रहा हो, दिस मोशन इज कॉल्ड मोशन इन टू डायमेंशन। अच्छा, अब एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं, हमने बॉल को किक तो कर दिया है, अब ये बॉल, जाहिर सी बात है, जब मैंने किक किया ये बॉल आगे की तरफ जाते एंगल बना के कहीं कहीं पर भी आके लैंड करेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि हाउ मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉल। मतलब ये हुआ कि कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एज्यूम कर लो बॉल यहां पर है, एक चलती हुई बॉल है, एक आगे जाती हुई बॉल है जिसको मैंने एक सर्टेन एंगल पर किक किया था। सवाल ये था कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉल। इस बॉल पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हरकत करते हुए मैंने जो फोर्स दी, अप्लाई की, किक किया, वो बात खत्म हो गई। मैं कह रहा हूं ड्यूरिंग द मोशन, जो फ्लाइट है बॉल की, जो बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर नीचे की तरफ लैंड कर रहा है, इस कंडीशन में, इस केस में इस बॉल पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो इसका जवाब है यकीनन देयर आर टू फोर्सेस। एक तो हमें पता है बॉल को डाउनवर्ड अपनी तरफ खींच रही है, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एक फोर्स वो है जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और कहां एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ, इट मींस दैट वर्टिकल पोजीशन पर एक्ट हो रही है। एक फोर्स है जो वर्टिकल पोजीशन पर एक्ट हो रही है, तो मैं कहूंगा वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स जो क्या है, जो ग्रेविटी है, वर्टिकल फोर्स जो ग्रेविटी है। और इस बॉल पर एक और फोर्स एक्ट कर रही है, एक और फोर्स एक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, बॉल अगर फ्लाइट हवा में यूं जा रहा है तो सामने से एक अपोजिंग फोर्स यकीनन लगेगी, विच इज एयर फ्रिक्शन। हवा की वजह से उस बॉल को रेजिस्टेंस फील होगा। तो ये जो फोर्स लग रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मोशन पे लग रही है, यानी कि इस तरह जब बॉल इस तरह हरकत कर रहा है तो एक फोर्स अपोजिंग लग रही है, विच इज एयर फ्रिक्शन। और जब बॉल ऊपर जा रहा है तो नीचे भी एक फोर्स लग रही है, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जनाब एक वर्टिकल फोर्स है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सी है, हम इसको कहते हैं कि ये एयर फ्रिक्शन है। ठीक है, इस बॉल पर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, विच इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और एक फोर्स जो हॉरिजॉन्टली आपकी अप्लाइड की हुई फोर्स के अगेंस्ट एक्ट कर रही है, विच इज एयर फ्रिक्शन। अच्छा, जब आप थियोरेटिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं तो याद रखिएगा हमेशा हम इस एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप थियोरेटिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं तो हम हमेशा एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर देते हैं। वजह ये होती है कि एयर फ्रिक्शन कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। भाई पॉसिबल है ना, कभी तेज हवा चल रही है, कभी स्लो हवा चल रही है। इफ यू लव प्लेइंग क्रिकेट, खासतौर पर जब आप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो जब हवा आपकी बैटिंग के अगेंस्ट हो रही होती है तो आपकी बॉल ज्यादा लंबी फ्लाइट नहीं करती, जल्दी फॉल कर जाती है। और जब हवा उसी तरफ हो जिस तरफ आप बैटिंग कर रहे हैं, शॉट प्ले कर रहे हैं, तो बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में याद रखिएगा मेरे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में ये जो बॉल है, इसकी एयर फ्रिक्शन को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ताकि हर बार कैलकुलेट करने पर हमारे पास इक्वल वैल्यू आए। अब शायद आपके ध्यान में सवाल आ रहा हो कि सर इफ वी आर निग्लेक्टिंग द एयर फ्रिक्शन, हम ग्रेविटी को क्यों नहीं निग्लेक्ट करते, हम क्यों नहीं कहते कि चले सर हमने ग्रेविटी को भी निग्लेक्ट कर दिया। तो जनाब इमेजिन करें, अगर आप ग्रेविटी को निग्लेक्ट करेंगे तो फिर ये जो मोशन इन टू डायमेंशन है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन जिसकी डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं, ये कभी मुकम्मल ही नहीं होगी। अगर ग्रेविटी ही नहीं होगी ना, तो इसका ये दोबारा घूमना कभी मुमकिन ही नहीं होगा। ये हमेशा ऐसे जाता रहेगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द स्पेस एंड एनीवेयर। अगर ग्रेविटी को निग्लेक्ट करें तो फिर तो बॉल का फॉल करना ही मुमकिन नहीं है। ग्रेविटी, और दूसरी वजह भी है ग्रेविटी को निग्लेक्ट ना करने की, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट होती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट होती है। एयर फ्रिक्शन जो है वो तो चेंज हो रहा है, हम कभी हवा तेज चल सकती है, कभी हवा आहिस्ता चल सकती है, इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फोर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं।
जबकि हम वर्टिकल फोर्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने वर्टिकल फोर्स को निगलेक्ट किया तो जनाब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, ये बॉल दोबारा कभी लैंड ही नहीं करेगा, ये तो हमेशा हवा में चलता रहेगा। इसीलिए हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करेंगे और हम वर्टिकल फोर्स को यानी कि ग्रेविटी को कभी भी निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो इन बातों से हमने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि जो एक्स एक्सिस वाली फोर्स है, एक्स एक्सिस वाली फोर्स है, मैं दोबारा रिपीट करूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली फोर्स है विच इज एयर फ्रिक्शन, हमने एक्स एक्सिस वाली फोर्स को निगलेक्ट कर दिया। जब एक्स एक्सिस वाली फोर्स को निगलेक्ट कर दिया, इट मींस दैट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ऐसा ही है, जब हमने एक्स एक्सिस वाली एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब अब इस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और जनाब जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब जो यूनिफॉर्म हो, चेंज ना हो। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब आपने कहा कि सर हम एक्स एक्सिस वाली फोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं, तो मेरे बच्चों जब आपने एक्स एक्सिस वाली फोर्स को निगलेक्ट किया, अपने एयर फ्रिक्शन को छोड़ दिया, खत्म कर दिया, तो इसकी जो वेलोसिटी है यानी कि इसकी जो रफ्तार है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो चेंज नहीं होगी। अब सवाल आता है सर क्यों? मैंने कहा भी था, मैं रिपीट करूं इनफैक्ट, कि क्लास 9 क्लास मैट्रिक में जो चीजें जो बेसिक्स से आपने पढ़े थे, उन चीजों का हमारे जहन में होना बहुत जरूरी है। आपने यकीनन न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, और वो ये था कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। जब एक ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो, उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन पैदा हो जाती है, और एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ये हुआ करती थी, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी कि एक्सीलरेशन तब पैदा होती है जब वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है। और एक्सीलरेशन कब पैदा हो रही है? जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है। अब जनाब हम तो एक्सटर्नल फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है उस ऑब्जेक्ट पर, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फिर न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मतलब उसमें कोई एक्सीलरेशन पैदा नहीं हो रही। अगर एक्सीलरेशन पैदा नहीं हो रही इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन यही थी कि चेंज इन वेलोसिटी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैं आखिरी बार रिपीट कर देता हूं कि आपने कहा हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम निगलेक्ट कर रहे हैं विच इज एयर रेजिस्टेंस। आपने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया। उसके बाद जनाब जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आपके ऑब्जेक्ट पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स पैदा नहीं, उसमें कोई एक्सीलरेशन पैदा नहीं हो रही। एक्सीलरेशन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पैदा होती है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन नहीं, वेलोसिटी में चेंज नहीं, वेलोसिटी में चेंज नहीं मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी से मुराद रफ्तार होता है। बाय द वे आई होप कि आपको ये बातें पता होंगी और होनी भी चाहिए पता। खैर, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सीलरेशन जीरो, हम ये कह सकते हैं। जनाब एक्स एक्सिस पर जब हम निगलेक्ट करते हैं एक्सटर्नल फोर्स को, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और उसकी एक्सीलरेशन जीरो हो जाती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस की यानी कि वर्टिकल मोशन की मैं बात करूं, तो इस केस में हम निगलेक्ट नहीं कर रहे फोर्स को, क्योंकि ग्रेविटी जो है ना उस ऑब्जेक्ट पर हर एक मूवमेंट पर एक्ट कर रही है जब तक वो दोबारा लैंड ना हो जाए, इट मींस दैट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, चूंकि एक एक्सटर्नल फोर्स है ग्रेविटी एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो हर मूवमेंट पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा था। एक बार ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, इसने रेस्टिंग पोजीशन इख्तियार की, और रेस्टिंग पोजीशन इख्तियार करने के बाद जब ये नीचे आने लगा तो स्पीड में आने लगा। इट मींस दैट ग्रेविटी ने इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉल पर हर पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स थी, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन मुसलसल पैदा होती गई। और जनाब
जब इस ऑब्जेक्ट में मुसलसल एक्सीलरेशन पैदा होती गई, जब इस ऑब्जेक्ट में मुसलसल एक्सीलरेशन पैदा होती गई मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना रही, तो वाई एक्सिस के केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आई एम सॉरी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, और जिसकी वैल्यू आपको पता है विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सीलरेशन के साथ हर सेकंड बॉल अपनी रफ्तार को बदल रहा होगा जब तक वो दोबारा जमीन पर लैंड ना करे। तो जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है इस ऑब्जेक्ट पर, यानी कि एक्सीलरेशन पैदा हो रही है, तो इट मींस दैट उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इस केस में इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। वेरिएबल से मुराद चेंजिंग। मुझे उम्मीद है मैं फिलहाल सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पर जो है ना हम ऑब्जेक्ट को किक करेंगे, और जब हम ऑब्जेक्ट को किक करेंगे तो ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है और एक वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसीलिए हमने इससे कहा मोशन इन टू डायमेंशन। और मोशन इन टू डायमेंशन जब होती है तो जनाब मोशन इन टू डायमेंशन जब होती है तो हमने यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया, जिससे एक बात हमें पता चली कि ये ऑब्जेक्ट जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो एक्ट कर रही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, यानी कि वो मुसलसल चेंज हो रही है। अगर आपको ये दोनों बातें समझ आ गई हैं तो अब आप बआसानी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना इटसेल्फ एक एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? मोशन इन टू डायमेंशन की। और इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बनेगी, अ मोशन in which an object is thrown at a certain angle। certain angle होना जरूरी है। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आप यूं फेंकेंगे बगैर किसी एंगल के तो मोशन इन वन डायमेंशन है। अगर आप फिक्स 90 पर फेंकेंगे तो भी मोशन इन वन डायमेंशन है। आपने 0 से 90 के दरमियान, 0 से 90 के दरमियान एक एंगल पर बॉल को किक करना है, तब जाके आपको प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आएगी। हम डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल velocity is constant and at the same time it is acting under the action of gravity। तो जनाब ये हमने एक डेफिनेशन लिख लिया यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की। आप डेफिनेशन अपने नोट से भी याद कर सकते हैं। हमने इन दोनों बातों को कंपाइल करके यहाँ पर एक बात लिखी कि एक ऐसी हरकत जिसमें एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन एंगल पर थ्रो किया जाए और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जैसे हमने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और एट द सेम टाइम उसी वक्त वो जो है ना एक्ट कर रहा हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी एक्ट कर रही हो। और ग्रेविटी एक्ट करने की वजह से, कंक्लूड कर देता हूं इस बात को, ग्रेविटी एक्ट करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी इट कैन नेवर बी कांस्टेंट, ये वेरिएबल होगी। क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है मतलब एक्सीलरेशन पैदा हो रही है हर एक सेकंड में, और इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल नहीं होगी, आई एम सॉरी कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि वेरिएबल होगी। कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी और वर्टिकल वेलोसिटी बदलती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि डेफिनेशन की हद तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये डेफिनेशन आप चाहें तो ये याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहें तो अपने नोट से डेफिनेशन लिख लें, आप चाहें तो अपनी ओन से डेफिनेशन लिख लें। अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं, इनको कंक्लूड करके हमने डेफिनेशन बनाई और एग्जांपल भी हम दे सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, पहली एग्जाम्पल तो यही है, अ बॉल is kicked a ball is kicked at a certain angle। एक एग्जाम्पल तो इसकी हो गई। आप यूं भी कह सकते हैं, a missile is launched by a gun। आप डेफिनेशन को ज्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए दो तीन एग्जांपल भी लिख सकते हैं, वरना कोई मिसाल जो आपके जहन में है आप उसको भी जो है ना एग्जांपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन समझ आई होगी। आप यूं समझें कि ये तो अभी आपने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। अब इसकी कई सारी डेरिवेशंस हैं, इनफैक्ट 4 से 5 डेरिवेशन है जो हमने ड्राइव करनी है। बिफोर दैट मुझे आप जो है ना इसको डिटेल में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप इसको समझ रहे हो ना तो अपने पास एक रजिस्टर एक पेन रख लीजिएगा और साथ साथ लिखते रहें, क्योंकि कोई भी चीज जब हम देख रहे होते हैं ना, या फॉर एग्जांपल इन क्लास हम सुन रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें आता है, मतलब हम जिस तरह समझ रहे होते हैं हमें फील होता है कि हमें सब आता है। लेकिन फिर जब प्रैक्टिस नहीं करते, इट टेक्स टाइम, कि आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते इनफैक्ट 1 2 दिन भी लेट कर दें, प्रैक्टिस मत करें, बस देख लें और बोलें कि अब मुझे आ गया, तो 2 दिन बाद आप देखेंगे कि आप सब कुछ भूल चुके होंगे। तो बेहतर है अगर आप ये देख रहे हैं हमारे साथ तो आप वीडियो को पॉज करें और आप जो है ना इसको लिखें, लिखने के बाद एक बार दोबारा रिपीट करें और उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। और अगर ऐसा इस वक्त पॉसिबल नहीं है, जब आप फ्री हो तब वो वीडियो देख लें, अभी हटा दें वीडियो। तो इस तरह आप पढ़ेंगे तो ही आपको समझ आएगा, याद रहेगा और फिर भूलेंगे नहीं। वरना अगर आप एक बार मुकम्मल वीडियो देख लें, मुझे पता है शायद ये 1.5 2 घंटे की वीडियो बन जाए और आई डोंट नो कि इफ यू विल वॉच इट और नॉट, बट अगर आप वाकई देखें तो लगातार 2 घंटे देखने के बाद आप अपने कामों में लग जाएंगे तो वो वक्त आपका जाया हो चुका। तो बेहतर है कि अपने हाथ में एक रजिस्टर रखें, एक पेन रखें और जो हमने पढ़ा उसको लिखते रहें, क्योंकि मैं बोर्ड बार बार रफ करूंगा और हर बार एक कुछ नई बातें बोर्ड पर लिखी जाएंगी। तो आप कंटिन्यूअसली उसको नोट करते रहें, आपका फायदा होगा। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन आगे की तरफ। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि डेफिनेशन समझने के बाद अब हम जब इसकी डेरिवेशंस की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपको एक बात रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, चूंकि हम निग्लेक्ट कर रहे थे एयर फ्रिक्शन को, और एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी और जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही थी। हमें ये बातें याद रखनी है। अब जनाब इसके बाद हम कुछ सिंबल्स दे देते हैं कि हम इनिशियल वेलोसिटी को, यानी कि जिसको आप पहले वी आई कहा करते थे, या आपने यकीनन यू भी पढ़ा होगा और हो सकता है कि आपकी बुक में, अगर आप किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपकी बुक में इनिशियल वेलोसिटी को यू से भी डिनोट किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल इस केस में हम इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट कह रहे हैं, ठीक है, और हम फाइनल वेलोसिटी को वी से सिंबलाइज कर रहे हैं। अच्छा जी, ये वी नॉट जो है ना, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट था और हम इसको किक कर रहे थे एक सर्टेन एंगल पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब इसके पास जो वेलोसिटी थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने कहा कि वो वी नॉट है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन एंगल पर किक किया जा रहा है तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो कंपोनेंट वाला टॉपिक है ना, आपने यकीनन पढ़ा होगा क्लास 9 में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चैप्टर नंबर 4 में, जहां पर आपके चैप्टर का नाम था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। वहां पर आपने यकीनन पढ़ा होगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स होती है उसको उसके कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है। एक उसका एक्स कंपोनेंट होता है और एक उसका वाई कंपोनेंट होता है, एफ वाई। तो जो एक्स कंपोनेंट होता है उसका हम फॉर्मूला पढ़ते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इनफैक्ट पढ़ते नहीं थे, आपने इसे ड्राइव भी किया है। अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज करें पुराने टॉपिक्स को तो आपको याद आएगा कि एफ एक्स का फॉर्मूला एफ कॉस थीटा होता है और एफ वाई का फॉर्मूला एफ साइन थीटा होता है। तो इसी तरह इस केस में अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट में ब्रेक किया तो जनाब एक उसका कंपोनेंट होगा वी नॉट एक्स, जो बनेगा वी नॉट कॉस थीटा की शक्ल में, और एक कंपोनेंट होगा वी नॉट वाई, जिसको हम ब्रेक करेंगे तो बनेगा वी नॉट साइन थीटा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा होता है और वाई कंपोनेंट साइन थीटा होता है। तो जनाब ये वो बातें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुश्किल है, नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में, फिर मैं इस टॉपिक को भी थोड़ा सा एक रिव्यू दे दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह
एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। खैर, इस केस में हम यूं समझेंगे कि हमने इस वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट में ब्रेक किया, तो ये चूंकि एक्स एक्सिस है तो ये बना देगा v नॉट एक्स, और ये चूंकि y एक्सिस है तो ये बना देगा v नॉट y। ठीक हो गया, एक कंपोनेंट ने v नॉट x बनाया और एक कंपोनेंट ने v नॉट y बनाया। अब इमेजिन करें आपने इस बॉल को किक किया था, ऑब्वियस सी बात है इस बॉल ने टू डायमेंशनल मोशन करनी है और किसी पॉइंट पर आकर लैंड करना है। एज्यूम कर लो कि वो ये पॉइंट है और मैं डिफरेंट पॉइंट्स पर इसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता हूँ कि बॉल कभी यहाँ पर होगा, कभी अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, कभी बॉल की पोजीशन ये होगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? वो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि जो एक्स कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो हर पॉइंट पर सेम रहने वाला है। चूंकि कांस्टेंट है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि हमने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर लिया था, तो इट मींस दैट ये वेलोसिटी जो एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो जनाब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पर कांस्टेंट है। तो जो v नॉट एक्स यहां पर है वही v नॉट एक्स यहां पर होगा, वही v नॉट एक्स यहां पर होगा, और वही v नॉट एक्स यहां पर होगा। इसका मतलब कि जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हर जगह सिमिलर है। मैं यहाँ पर सिंबल इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो, जो वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट थी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर भी आकर कांस्टेंट होगी, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस पॉइंट पर भी आकर कांस्टेंट होगी, इस पॉइंट पर भी आकर कांस्टेंट होगी। तो वो वेलोसिटी हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी। मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। वर्टिकल वेलोसिटी इवन इस पॉइंट पर आकर ही चेंज हो जाएगी, तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं v y से। अब v का मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है और y इसलिए कि मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। इसी तरह इस पॉइंट पर आकर, चूंकि ये मैक्सिमम हाइट है, आपने एक बात पढ़ी होगी पुरानी क्लासेस में कि जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लेट अस नो द रीजन बिहाइंड इट, कि ऐसा क्यों होता है। ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आकर आपका ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है। मैक्सिमम हाइट इज द पॉइंट जहां पर आपका ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इस केस में हमने बॉल को किक किया, तो मैक्सिमम हाइट पर जो है आपका बॉल रेस्टिंग पोजीशन पर आ जाएगा, और इस रेस्टिंग पोजीशन की वजह से इस केस में हमारा वी वाई यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, जस्ट बिकॉज के वो मैक्सिमम हाइट पर है। मैक्सिमम हाइट से मुराद रेस्टिंग पोजीशन आ गई है, रेस्टिंग पोजीशन में हमारा वी वाई जीरो होगा। इसके बाद वी वाई डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को लाएगी, क्योंकि एक हाइट उस ऑब्जेक्ट ने कवर की, अब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। इट मींस दैट वर्टिकल वेलोसिटी अब डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, यानी कि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुश कर रहा है, खींच रहा है, आई एम सॉरी पुल कर रहा है। तो यहां पर क्या था कि आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही थी, इस पॉइंट पर आकर ग्रेविटी, अब ग्रेविटी चूंकि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया, ऑब्जेक्ट रुक गया। जब रुका, वो पॉइंट उसकी मैक्सिमम हाइट है, जिस पॉइंट पर रुका वहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। कौन से कंपोनेंट की? वर्टिकल कंपोनेंट की। मैं दोबारा रिपीट करूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर पॉइंट पर सेम होगा, तो क्या इनिशियल और क्या ही फाइनल। वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर आकर जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर आकर, क्योंकि बॉल रेस्टिंग पोजीशन पर आएगा और अब वो नीचे की तरफ लैंड होने लगेगा, तो दोबारा ग्रेविटी एक्ट करेगी। अब जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ डायरेक्ट हो रही है, इसीलिए मैंने एरो भी नीचे की डायरेक्शन में बनाया ताकि आपको इस वेक्टर से अंदाजा हो। अब ये बॉल नीचे की तरफ गिर रही है और एक पॉइंट आएगा, ये बॉल लैंड करेगी। मुझे उम्मीद है कि यहां तक बातें आपको समझ आई होंगी। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, जिन प्रॉपर्टीज का यूज करके फिर हमने डेरिवेशन को ड्राइव करना है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये क्लिप जो है ना, मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं जस्ट बिकॉज के जो पुराना क्लिप था वो समहाउ थोड़ा सा खराब हो गया, तो इसीलिए मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं। मतलब मैं डेरिवेशन ड्राइव करवा चुका हूं, ये एक रिपीटिंग प्रोसेस है। खैर, अब जनाब हमने दो तरह की मोशन पढ़ी थी, ये सारे सिंबल्स से मैंने जो आपको बताया। अब एक मोशन हो रही है फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन,
इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब जनाब डिस्प्लेसमेंट के दो फॉर्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं, पहले पढ़े हुए हैं। एक आपने फॉर्मूला ये सीखा था S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी, और एक आपने सीखा था S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सवाल ये है कि हमें कौन सा फॉर्मूला इन दोनों में से पिक करना है फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, चूंकि हम टू डायमेंशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का वर्ड समझ जाइएगा कि बात हो रही है एक्स एक्सिस की, और वर्टिकल के वर्ड में समझ जाइएगा कि बात हो रही है वाई एक्सिस की। इस वक्त हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की, हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का ग्रेविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक जो फासला सामने की तरफ कवर हो रहा है उसका ग्रेविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही। शायद आपके जहन में सवाल आएगा सर क्यों पैदा नहीं हो रही, हालांकि थोड़ी देर पहले डेफिनेशन जब हमने डिस्कस की उसमें हमने ये बात पढ़ी है कि एक्सेलरेशन क्यों नहीं पैदा हो रही, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हमने उसमें जो ऑपोजिट फोर्स है यानी कि एयर फ्रिक्शन उसको निग्लेक्ट कर दिया। अब जब हमने एक्सटर्नल फोर्स को निग्लेक्ट कर दिया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगा, और जब एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा इट मींस दैट उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में यकीनन पढ़ा होगा कि द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही, जब एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इट मींस दैट जिस फॉर्मूला में एक्सेलरेशन का जिक्र है वो हमारे लिए फायदेमंद है ही नहीं। हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज करने लगे हैं वो ये वाला है, व्हिच इज S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय टी। अब जनाब इस केस में जो आपका S है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, चूंकि आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो इसको हम डिनोट कर देते हैं x से। ठीक है, और जो आपकी वेलोसिटी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी, और कांस्टेंट वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम है, व्हिच वाज v नॉट x, तो जनाब हम v की जगह लिख देते हैं v नॉट x। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम एज इट इज रहेगा, और हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की। तो जनाब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मैं बार बार एक ही बात रिपीट करूं, यू माइट गेट बोर्ड। मैं बार बार कह रहा हूं कि जनाब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां पर भी हम यही बात करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यानी कि एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। जो इनिशियल वेलोसिटी थी लास्ट मोमेंट तक सिमिलर वेलोसिटी रहेगी, व्हिच इज v नॉट x। तो ये हमने एक फॉर्मूला बनाया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, और अब हम तीसरे फैक्टर की बात करेंगे व्हिच इज हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन। अब आप मुझे बताएं कि क्या कोई एक्सीलरेशन पैदा होगी यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि आपने यकीनन जवाब दिया होगा नहीं, और जब मैं पूछूंगा कि क्यों नहीं तो आपने ये भी जवाब दिया होगा इसलिए यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो हर पॉइंट पर सिमिलर है, हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिमिलर है। इट मींस दैट यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो मैं कह सकता हूं ax बराबर है 0 के। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की, आप इसको नोट कर लें। मैं रिमूव करके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताता हूं वर्टिकल मोशन की, यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई एम रिमूविंग इट नाउ। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो में आगे जाके मैं कॉर्नर पे लिख भी दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो बात समझने में, क्योंकि इनका हमने यूज करना है आगे आने वाली डेरिवेशंस में, जो 4 डेरिवेशन हमने करनी है। खैर, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जनाब
वर्टिकल मोशन की। अब वर्टिकल मोशन में भी तीन प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले वही प्रॉपर्टी आती है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में जनाब, इस केस में हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि वी कैन से कि हम इसकी बात कर रहे हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया ऑब्जेक्ट ने, डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। इस केस में हम सॉरी वीडियो दोबारा से रुक गई थी, तो मैं अब दोबारा से इसको बता रहा हूँ, मैं लिख चुका हूँ और अब मैं थोड़ा वर्बली बताऊंगा कि अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो जनाब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यानी कि ये वाला फासला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। अब चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अब ग्रेविटी इटसेल्फ एक एक्सटर्नल फोर्स है। अब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो मतलब एक्सीलरेशन तो पैदा होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन पैदा होगी। तो इन दोनों फॉर्मूला में से चूंकि एक्सीलरेशन का जिक्र यहां पर है, हमने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी कि वाई कंपोनेंट वाले के डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो एस की जगह हमने वाई लिख दिया। अब इनिशियल वेलोसिटी को आपने पढ़ रखा था कि आप वी नॉट से शो करते हैं, तो वी नॉट से शो किया और ये वाई लगाने का मकसद ये है कि पता चले हम वाई कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद टी एज इट इज रहा, प्लस की साइन को माइनस इसीलिए बनाया कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो ऊपर की तरफ है जब आपने बॉल को किक किया, और ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। इट मींस दैट बोथ द फोर्सेस आर अपोजिंग ईच अदर। और अगर वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो याद रखिएगा जब ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई फोर्स अप्लाई होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव रहेगी। अच्छा जी, आपने इस ए को जी इसीलिए बनाया कि इस केस में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है, इसीलिए हमने स्मॉल जी का यूज किया जिसको हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टी स्क्वायर एज इट इज रहा। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का, कि ये ऐसे क्यों बना, नेगेटिव साइन इसीलिए कि आपकी अप्लाइड फोर्स अपवर्ड थी, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होगी। ये बात हमने की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। अब हम बात करने लगे हैं जनाब वर्टिकल वेलोसिटी की। अब जनाब वर्टिकल वेलोसिटी के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करने वाले हो वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जी हाँ, जो कि है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब जनाब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटी की, वर्टिकल वेलोसिटी की। अब वर्टिकल वेलोसिटी में वी एफ जो है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है वर्टिकल वेलोसिटी के लिए, वो वी वाई था। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और y इसलिए कि हम y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम vy इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। जैसे आपने यहां पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी चूंकि y कंपोनेंट का वर्टिकल है, हम इसको v नॉट y कहते हैं। ठीक हो गया। इनिशियल वेलोसिटी को ये भी हमने सीखा था कि किस तरह डिनोट किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट से, और चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है तो v नॉट y प्लस नहीं बल्कि माइनस, और ए आपका जी बन जाएगा, टी एज इट इज रहेगा। अब ए जी क्यों बना, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो ए जी बन गया ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। और नेगेटिव साइन क्यों है मैंने आपको यहाँ रीजन बता दिया था। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हुआ। इसके बाद इसका लास्ट कंपोनेंट टेस्ट की लास्ट प्रॉपर्टी है विच इज वर्टिकल एक्सीलरेशन। अब जनाब ये वर्टिकल एक्सीलरेशन क्या है, तो इस केस में वर्टिकल एक्सीलरेशन के मुराद ए वाई, जैसे वहां पर ए एक्स था, यहां पर हम डिनोट करेंगे इसको ए वाई से, क्योंकि एक्सीलरेशन है वर्टिकल एक्सीलरेशन है। और वर्टिकल एक्सीलरेशन होती है, क्यों होती है, क्योंकि अगेन ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और ग्रेविटी एक्ट करेगी मतलब हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन पैदा होगी, तो ये वर्टिकल एक्सीलरेशन है। और इसकी वैल्यू हमेशा जी होती है, लेकिन इस केस में नेगेटिव जी, जस्ट बिकॉज के जी नेगेटिव इसीलिए आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपकी अप्लाइड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन को शो किया। और जी होती ही एक्सीलरेशन है, स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी।
बाकी जो चीजें हैं रिमेनिंग पार्ट वो वीडियो के आगे शूट हो चुके हैं, तो इन सबको कंपाइल करके आपको वीडियो मिलेगी और आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छा जी, मैंने ये सारे फैक्टर जो है ना टॉप कॉर्नर पे लिख लिए हैं ताकि हम यूज करें तो हमें अंदाजा होता रहे। अब यहाँ पर हमने 4 फॉर्मूलाज ड्राइव करने हैं और मैं आपको बताता चलूं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। I'm repeating again, सबसे पहला फॉर्मूला आपका होगा टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। दूसरा फॉर्मूला आपका होगा टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट प्रोजेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, यहां से लेकर यहां तक का टाइम। दो अपने टाइम कैलकुलेट करने, एक टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस और कंप्लीट टाइम फॉर द प्रोजेक्शन, जो वक्त लगा, मुकम्मल वक्त जो लगा वो। और तीसरी चीज देना मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट ने, मतलब वो हाईएस्ट कौन सा पॉइंट था जिस पॉइंट पर आकर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया था, तो अपने मैक्सिमम हाइट को भी कैलकुलेट करना है। 3 और लास्ट डेरिवेशन है यहां से लेकर यहां तक का फासला, जिसको हम कहते हैं रेंज। 4 चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, 4 फॉर्मूलाज आपने ड्राइव करने हैं। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कंप्लीट टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट जिसमें प्रोजेक्शन अपनी पूरी मुकम्मल की, और मैक्सिमम हाइट उस ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया 3, और रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कितना कवर किया। मैक्सिमम हाइट का मतलब कंप्लीट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, रेंज का मतलब कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, और हाइट तक पहुंचने का वक्त अपने पता करना है, और कंप्लीट वक्त कितना लगा अपने ये पता करना है। मुझे उम्मीद है कि 4 चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि हमें किन किन चीजों को ड्राइव करना है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट 1, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीट प्रोजेक्शन 2, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3, एंड द कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हिच इज सेड टू बी रेंज 4 चीजें हमने ड्राइव करनी है। लेट्स बिगिन फ्रॉम द टाइम टेकन बाय द मैक्सिमम हाइट। Time taken by object to reach maximum height। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि यहाँ पर ये जो वर्ड हाइट आ गया है ना, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है। देखें, हाइट का मतलब है ऑब्जेक्ट का ऊपर जाना, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इट मींस दैट हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि वर्टिकल कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट में से किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करके टाइम का फॉर्मूला ड्राइव करना है। और जनाब, आप वर्टिकल कंपोनेंट में इस फॉर्मूला का यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी का इस्तेमाल करके इजीली अपने टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। आई विल लेट यू नो कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं। तो जनाब, हमने फॉर्मूला पिक किया वर्टिकल वेलोसिटी का, विच वाज vy इज इक्वल टू v नॉट y माइनस gt। ये वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था। आपके जहन में बात आ रही होगी कि सर टाइम का जिक्र तो इसमें भी है, हम इसका इस्तेमाल करके क्यों टाइम का फॉर्मूला नहीं फाइंड कर सकते, हमें इसी का इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि जनाब इसमें फाइनल वेलोसिटी का जिक्र आ गया है, और मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट की यानी कि ऊपर जाता हुआ ऑब्जेक्ट जिसको मैंने नीचे से देखा है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। कब? मैक्सिमम हाइट पर। क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 है। इट मींस दैट ये वी वाई क्या बन जाएगा? 0, जो हमारा काम बहुत आसान कर देगा। वी वाई 0 बनकर हमारा काम बहुत आसान कर देगा। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है वी नॉट एक्स। मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपसे कहा था जिस तरह एफ एक्स एफ कॉस थीटा के बराबर होता था और एफ वाई एफ साइन थीटा के बराबर होता था,
तो यहाँ पर v नॉट y, आई एम सॉरी मैं गलती से x बोल रहा था, v नॉट y। अब v नॉट y है तो इट मींस दैट जैसे एफ वाई एफ साइन थीटा के बराबर था, तो v नॉट y जो है ना v नॉट साइन थीटा के बराबर होगा माइनस जी टी। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हमने सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करके यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी के फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश की। तो मैंने आपसे कहा कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है ना मैक्सिमम हाइट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बात हमने पढ़ी थी। इसकी जगह हमने जीरो लिखा और वी नॉट वाई की जगह हमने इसको ओपन करके क्या लिख दिया, वी नॉट साइन थीटा। जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको ये बात नहीं समझ आ रही, आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में, तो मैं इसको दोबारा एक जो है ना जल्दी से समझा दूंगा, कोशिश करूंगा कि अच्छा रिवीजन हो जाए और अर्ली रिवीजन हो। खैर, अब जनाब आपने क्या कहा कि जो v नॉट y है आपने उसे v नॉट साइन थीटा के बराबर का माइनस जी टी। अब ये जी टी नेगेटिव है तो इसको उठाकर आप वहां ले जाएंगे, इज इक्वल दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस विल बिकम v नॉट साइन थीटा। इसी तरह आपको टाइम का फॉर्मूला बनाना है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो आपने टाइम को अकेला करना पड़ेगा। कैसे करोगे जी, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बिकम v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, हियर यू आर। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए उसका अगर आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है टाइम का, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब हम दूसरे फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं और चारों डेरिवेशन में इजीएस्ट डेरिवेशन है इसकी, जो क्या है, टोटल टाइम टेकिंग, टोटल टाइम टेकिंग बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि मुकम्मल वक्त कितना लगा ऑब्जेक्ट को, मुकम्मल वक्त कितना लगा। तो जनाब अब मुकम्मल वक्त कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सी बात याद रख लें। आपने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने कहा था कि सर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को यानी कि एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, तो जब हमने उस फैक्टर को इग्नोर किया ना जनाब, तो जो जितना टाइम यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा मेरे बच्चों, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से दोबारा नीचे पहुंचने में लगेगा। इट मींस दैट जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया उतना ही वक्त दोबारा हाइट से यहां तक पहुंचने में लगेगा। इट मींस दैट जितना वक्त इसके लिए था उतना ही वक्त इसके लिए है, तो आप अपने इस टाइम को डबल कर दें। कि दोबारा कह रहा हूं कि जितना टाइम लगा अपने टोटल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में, उतना ही टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट से दोबारा लैंड करने में। तो हम कह सकते हैं कि टोटल टाइम के लिए t इज इक्वल टू एक ये वाला t और एक ये वाला t, यानी कि 2t, स्मॉल t की बात कर रहा हूं मैं। टोटल टाइम के लिए आपने इस टाइम को डबल कर देना है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 और टाइम बराबर होता है, बल्कि ब्रैकेट की जरूरत नहीं है सच, v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो ये टोटल टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ड्राइव हो चुका। चार में से दो फॉर्मूला आप ड्राइव कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तो बहुत आसान ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात भी समझ आई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तीसरी डेरिवेशन की तरफ मूव करूंगा। अच्छा जी, अब हम डेरिवेशन नंबर 3 फाइंड कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट का मतलब टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मैंने ये रिकॉर्ड किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं वर्बली बता रहा हूँ। मैक्सिमम हाइट का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया था व्हिच इज y इज इक्वल टू v नॉट y t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो मैंने उन वैल्यूज से यहाँ पर हमने वर्टिकल कंप्लीट वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, और अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। y का मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और इस केस में हमने इसको नाम दिया हुआ मैक्सिमम हाइट का, तो हम y की जगह मैक्सिमम हाइट लिख देते हैं v नॉट y। हमने कहा था कि v नॉट y बराबर होता है, चूंकि y कॉम्पोनेंट है, तो v नॉट साइन थीटा टाइम, जिसका फॉर्मूला अभी आपने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, v नॉट साइन थीटा अपॉन g माइनस 1/2 g
टी स्क्वायर फॉर्मूला टाइम का ड्राइव किया था, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। अब हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है जनाब। मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वी नॉट से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, और ओवर जी माइनस 1/2, जी अपनी जगह रहा और यहां पर स्क्वायर था जो कि सबके साथ है, दिस विल बिकम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और जी के साथ भी स्क्वायर है क्योंकि होल स्क्वायर था ना तो सबके साथ। तो खैर एक जी कैंसिल हो चुका। अब जो रिमेनिंग कंडीशन है वो ये है, मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन में वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यहाँ पर भी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है। अच्छा आपको यकीनन पता होगा 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा। अब इस केस में हमसे कहा जा रहा है कि एक में से माइनस करो आधा, तो कॉमन सेंस है। अच्छा जिसको नहीं पता 1/2 आधा क्यों होता है, इसको डिवाइड कर दी, विल गेट 0.5, 0.5 1 का हाफ होता है, ठीक है। तो जनाब इस केस में आधे से मुराद कि मैं एक से आधा निकाल दूं, जब मैं एक से आधा निकालूंगा, जब मैं 1 से 1/2 माइनस करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 1/2 ही बचेगा। अगर आप इसको इस तरह भी समझना चाहते हैं कि हम एलसीएम लें, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो 2 - 1 1/2 यही रह जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम आसान लफ्जों में इसको समझें कि अगर एक में से आधा निकलेगा तो आधा बचेगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और आप चाहें तो इस 2 को जी से मल्टीप्लाई करके 2g कर लें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा। तो एक और फॉर्मूला यूं भी बन सकता है कि वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया, यानी कि कंप्लीट वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट हम कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला है। और प्रोजेक्टाइल मोशन की लास्ट डेरिवेशन है विच इज रेंज, यानी कि कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब इन फैक्टर्स में से कुछ यूज होने वाला है क्योंकि कब से हम वर्टिकल पोजीशन वर्टिकल टाइम की बात कर रहे हैं, अब जनाब इन फैक्टर से चूंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हमने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहां से इस्तेमाल करना है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड आई एम गोइंग टू रिमूव इट। लास्ट डेरिवेशन है हमारी विच इज रेंज, रेंज से मुराद टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं ऑब्वियस सी बात है वो फॉर्मूला यूज करूंगा जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा था, व्हिच इज x इज इक्वल टू v नॉट x मल्टीप्लाइड बाय t। लेट्स यूज इट, x इज इक्वल टू v नॉट x मल्टीप्लाइड बाय t। अच्छा मुझे पता है मैं रेंज की बात कर रहा हूं, जैसे मैं हाइट की बात कर रहा था तो मैं सिंबल h लगा रहा था, अब मैं रेंज की बात कर रहा हूं तो मैं x की जगह r लगा दूंगा। v नॉट x, v cos थीटा होता है, तो v नॉट cos थीटा बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब इस केस में टाइम कौन सा वाला यूज होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम के दो फॉर्मूला थे, और मैं वो दोनों फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर ताकि हम डिसाइड करें कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर पिक कर सकते हैं। जो दो फॉर्मूला हमने टाइम के ड्राइव किए थे उनका इस्तेमाल कर। अब जनाब टाइम के ये दो फॉर्मूला हैं, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी और 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अब सोचने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर ये वाला टी लें, ये वाला टी लें। आप शायद सोचोगे सर स्मॉल टी है, इस टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं। अब देखें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहां से लेकर यहां तक का फासला, यहां से लेकर यहां तक का फासला, ये जो कंप्लीट फासला कवर हुआ है ना, इसमें जो टाइम लगा है वो मैक्सिमम हाइट वाला टाइम नहीं है, बल्कि वो टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्शन है, जो फॉर्मूला ये ड्राइव हुआ था। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हम रेंज फाइंड कर रहे हैं और रेंज में जो टाइम लगा
वो ऑब्जेक्ट को यहां से फ्लाइट लेकर यहां पर लैंड होने में लगा था, तो ये टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्शन है। जब टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्शन की हम बात करेंगे तो फॉर्मूला ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम हाइट का था। हम कंप्लीट टाइम टेकिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज 2v0 sin थीटा अपॉन जी। अब जनाब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये शक्ल कुछ ऐसे बन जाएगी रेंज की, आर इज इक्वल टू, ये वी नॉट है, ये भी वी नॉट है, ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। कुछ इस तरह की शक्ल बनी जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करनी है, और वी हैव टू मेमोराइज इट, विच इज 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा के। हमने सिर्फ इस आइडेंटिटी को याद करना है कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा के। अब बस हमने इस फॉर्मूला में इसको पुट करना है, दिस विल बिकम v नॉट स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा की जगह sin 2 थीटा अपॉन जी। और ये हमने हमारा आखिरी फॉर्मूला भी ड्राइव किया रेंज का, और बिल आखिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के तमाम फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए इसके 4 फॉर्मूलाज ड्राइव किए। और यही डेरिवेशन यूजुअली आपके पेपर में लॉन्ग सेक्शन में भी आती है, या इनमें से कोई एक या दो शॉर्ट सेक्शन में वो पूछ सकता है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने जितनी बातें सीखी हैं आपको समझ आई होंगी। आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और अगर मुझसे कोई मतलब समझाने में कोई गलती हुई है या कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई, तो आप जरूर मुझे बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं और ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।